हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाला भैया यूपीएससी के फायदे और यूपीएससी के नुकसान। जी हाँ, पहली बार शायद आपको कोई व्यक्ति यूपीएससी के नुकसान बताएगा, पता तुमको भी, लेकिन मैं बताऊंगा मन मेरा। जिसके बाद में एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करते हो तो उसके फायदे और नुकसान अथाह है, बिल्कुल है। 8-9 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि दिमाग घूम जाएगा। अब तुम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसका सपना यार अधिकारी बनना है, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, पटवारी या फिर कुछ भी एक बड़ा अधिकारी एकदम धौस जमाने वाला बनना है, तो ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम का। और कई का व्यक्ति ऐसा है, उन्होंने नहीं हम तो बड़े होकर भैंसी चराएंगे, भले कुछ भी कर लो तुम, तो तुम्हारे काम का नहीं है ये वीडियो। जैसे जिनके सपने ऐसे अंडरस्टैंड कि बड़ा होकर भैंस चराऊंगा, दूल्हा बन जाऊंगा, तो फिर भैया कोई मतलब नहीं परेशान होने से यार, मत 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 परेशान करा करो। तो पहली बार आपको हम यूपीएससी के पहले नुकसान बताएंगे, फिर फायदे बताएंगे। नुकसान सुनने के बाद फायदे भी सुनना, नहीं तो नुकसान सुनते सुनते पता चला हटेक में मर गए एक आधा, मेरे माथे आओगे और फिर इतना बजट नहीं है अभी अपना कि अपन तुमको झेल पाए। ठीक है, तो पहली बार यूपीएससी का नुकसान सुन लो, उसके बाद फायदे बताएंगे। तो पहला नुकसान तो क्या है आपको यूपीएससी अगर आप तैयारी करते हो तो भैया पहला नुकसान आपका आता है पोस्टिंग का। अरे ये एंशन लिखा गया, पोस्टिंग। क्या नुकसान पोस्टिंग का? अगर आप एमपीपीएससी से अधिकारी बनते हो, मान लो डीसी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरह का अधिकारी बनिए, तो आपकी पोस्टिंग कोई माए का लाल चाह के भी एमपी के बाहर नहीं कर सकता। किसके बाहर? एमपी के बाहर। मतलब आप अपने राज्य के बाहर नहीं जाओगे। बट यदि आपने गलती से यूपीएससी फोड़ डाला, प्री मेंस इंटरव्यू फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया और यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया और आप अधिकारी बन गए, कलेक्टर बन गए, कलेक्टर ही बनते हैं। यूपीएससी करने वालों को दिखता कहाँ? यूपीएससी हर तैयारी करने वालों को ये दिखता कि उससे कलेक्टर ही बनते हैं, आईएएस ही बनते हैं, उसके नीचे कौन सा अधिकारी बनते ही नहीं। उनको आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस तो दिखता ही नहीं है ना भैया। सपने इतने बड़े क्या करें, आंधा धुन चल रहे, पता नहीं क्या हरा ही हरा सूझ रहा उनको। अब बात करते हैं भैया, अगर मान लो आप बनते हो इससे अधिकारी, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आईएएस ही बनते हो, तो आपको इंडिया के अंदर कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। जरूरी नहीं कि अपना मनपसंद जिला, अपना मनपसंद स्टेट ही मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। इंदौर के जो अभी कलेक्टर हैं अपने इलैयाराजा सर, वो एक्चुअल में रहने वाले कहाँ के? तमिलनाडु के, लेकिन इंदौर में है कि नहीं है ना। तो बस वही चीज़ होती है कि आपको कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई भी आपको निकाल नहीं सकता, कोई भी आपको सस्पेंड नहीं कर सकता, लेकिन ट्रांसफ़र तो कर सकता है ना भैया। तो किसी भी नेता नगरी ज़्यादा चुटुक चाले करे, तुमने ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसको दिल पे नहीं ले रहा, मैंने एग्जांपल के लिए दिया आपको। तो पहला नुकसान यूपीएससी का ये है कि आपको आपके स्टेट्स के बाहर भी फेंका जा सकता है, और फेंकते ही, उसमें कोई शक नहीं है। जिसके बाद में अपन बात कर लेते हैं वो नुकसान क्या भैया, तो सिलेबस का। आप में से कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक और नुकसान है। अगर आप एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो कितने साल में हो जाएगा? 1.5 साल में, बिल्कुल आराम से। बिगिनर स्टूडेंट, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बस 12वीं पास है वो ढंग से, वो भी ऐसा नहीं कि लूला पार्टी में ग्रेस से ही पास हो गए, ऐसा 12वीं पास नहीं, व्यवस्थित पास है, तो वो 1.5 साल में 6-7 घंटे अगर डेली पढ़े तो आराम से, बहुत आराम से कर सकता है। ठीक है, ऐसा। लेकिन यूपीएससी की अगर तैयारी करते हो तो आपको यही समय कितना लग जाता है? 2.5 से 3 साल। 2.5 महीने में मिनिमम लिया है, मिनिमम। ठीक है, वही सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति करता है तो 2.5 से 3 साल में उसका सिलेबस आराम से कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5 साल लग रहा है। कितना समय ज़्यादा लग रहा है सोच लो तुम, अब तुम्हारे हिसाब से। तो बस ये एक नुकसान है कि इसमें टाइम भी लगता है। जिसके बाद में बात कर लेते हैं अपन टाइम के बाद भैया कि एग्जाम मेन मुद्दे की बात तो यहाँ आती है। क्या आती है पता है? इसका एग्जाम जो होता है ना, वो एग्जाम होता है यूं, और इसका जो एग्जाम होता है ना, यूं नहीं, यूं। 2 एरो लगाओ इसमें, एक नहीं। इसका एग्जाम क्यों इतना कठिन क्यों होता है भैया? बहुत पसीना आ जाते हैं यूपीएससी के नाम पे लोगों को। क्यों आते हैं मैं बताता हूँ। एक तो नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसलिए टफ भी रहता है। दूसरा मैं बता दूं, ये स्टेट लेवल का होता है, इसलिए इजी होता है। इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता। अभी एमपीपीएससी की जो कंडीशन है उसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट इसलिए टफ पड़ता है। दूसरी बात, इसमें माइनस मार्किंग है, लपक है, अनशन माइनस मार्किंग है। मतलब क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हारा नंबर कटेगा, जो सही हुआ उसमें सब कटेगा। यही बात समझ में। लेकिन यहाँ पे माइनस मार्किंग का कोई रोल नहीं है। यहाँ तुम आंख बंद करके भी गोला मांडोगे ना, रबड़ को से फेंक फेंक के गोले मांडोगे ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन शायद प्री में आराम से हो जाए। मेन समय तो खैर धराओगे, वो अलग बात है, वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन प्री फिर भी फोड़ सकते हो। ये एक आपको फायदा और एक मैंने नुकसान बताया। तो एग्जाम का लेवल यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे बहुत तगड़ा होता है भैया, बहुत ही तगड़ा होता है, अंड लेवल होता है। इसके बाद में बात करता हूँ भैया कॉम्पिटिशन की। तो कंपटीशन कैसा होता है अब मैं तुमको बताता हूँ। भारत की जनसंख्या कितनी? 140 करोड़ लगभग। ठीक है, वो यूपीएससी में आती है। एमपी की जनसंख्या कितनी? 7 करोड़ 26,26,809 पुराने डाटा के अनुसार। इतनी जो जनसंख्या है इसमें और इसमें, तो आपका जो एक्चुअल कंपटीशन होता है, तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 7 करोड़ 26,26,000, इसमें से पीएससी की तैयारी करने वाले लोगों में आपका पीएससी का कंपटीशन होता है सिर्फ। अदर स्टेट के तो मुश्किल से 10, 15, 20, 30 फार्म आ जाए, बहुत बड़ी बात है, सबको ही नहीं देते। ठीक है, वो लोग। लेकिन यूपीएससी का जो होता है उसमें पूरे इंडिया के लोग देते हैं। पूरे इंडिया के लोग मतलब पढ़ने वाले, ऐसा नहीं कि गांव के बाहुन भी आ गए मैं दे दूँ बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं सिर्फ वो एग्जाम देते हैं, लेकिन इंडिया लेवल पे होता है, तो कंपटीशन भी अथा लेवल का होता है। तो कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपटीशन यूँ रहता है, यूँ, और यहाँ पे कंपटीशन फिर भी कम रहता है। एक्चुअल डाटा बता देता हूँ, यहाँ पे आओ। ये 2022 का किसका? यूपीएससी का डाटा। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 11 लाख फॉर्म डाले थे यूपीएससी, 11 लाख 11.5 लाख फॉर्म डाले थे, जिसमें से मेंस कितने लोगों को देने को मिला?
13,090 लोगों को, और ये मेंस देने को मिला, मतलब इतने का सिर्फ प्री निकला है 13,090 लोगों का। जब तो मेंस दिया, नहीं तो कहाँ से देंगे। तो सोचो 11.5 लाख में से सिर्फ 13,090 लोगों का मेंस लिखने का मौका मिला। उसके बाद में इंटरव्यू की बात करें तो मेंस में से भी कितने लोगों को भगा दिया, जो बच्चे उनको सबको भगा दिया, सिर्फ 2529 लोगों को इंटरव्यू देने को मिला। और उसमें भी जिस चीज़ का लोग सपना देखते बिल्कुल ऐसे कि रात दिन एक कर देते हैं आईएएस बनने का, आईएएस की लगभग पोस्ट कितनी थी, मात्र इतनी सी, लगभग, ये तो बहुत हाईएस्ट बता दी, लगभग इतनी सी पोस्ट थी। सोचो अब आप कि यहाँ 11.5 और यहाँ आने की सोच रहे हो आप, तो ये इस लेवल का कंपटीशन होता है। जबकि एमपी के अंदर इतना होता नहीं है, लेकिन पढ़ना तो देखो दोनों जगह पड़ता है, मैं स्पष्ट बता दूं। तो ये मैंने एक डाटा बताया ताकि तुमको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो, थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना कैसा कैसा, मेरे को मजा आए, ठीक है, मजा आए क्या, वास्तविकता बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, ये यूपीएससी के मैंने नुकसान बता दिया आपको, अब यूपीएससी के फायदे सुने जाओ। बिल्कुल फायदे तो बहुत है, 8-9 फायदे हैं, वो बताऊंगा ना पूरे। तो पहला फायदा भैया, आपका स्टेट पीएससी जैसे एमपीपीएससी के अंदर क्या नहीं होता है, एमपीपीएससी के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है, और यूपीएससी के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो भैया ये कहाँ से फायदा हो गया, ये तो नुकसान है, ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा यही तो फायदा है। अब देखो, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी करते हो तो आप सिर्फ क्या दे सकते हो, पीएससी, और एमपीपीएससी की करते हो तो सिर्फ एमपी का पीएससी दे सकते हो, रियलिटी तो ये है। बट आप मान लो यूपीएससी की तैयारी करते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यूपीएससी की तैयारी करते हो, खुदा ना खास्ता क्वालिफाई होता है तो तुम भगवान हो, नहीं होता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पढ़ा है ना, उसके बाद आप क्या दे सकते हो, नेट का एग्जाम दे सकते हो। अब मान लो तुम्हारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या फिर इसके अलावा और कुछ भी, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर तुम मास्टर डिग्री कर लेते हो, उसके बाद में नेट देते हो, जैसे दिव्यव्रती सर खुद ने हिंदी लिटरेचर में क्या कर रखा है, नेट क्वालिफाई करा है, और डॉक्टरेट है, खैर वो तो उनका नेट क्या पूछो। तो वो जो चीज़ें होती है, तो इस तरीके से अगर यूपीएससी क्वालिफाई ना हो तो जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट था ना, उसके तुम बाप होते हो एक्चुअल में, ठीक है। तो उसमें तुम नेट फोड़ सकते हो, उसके ज्ञाता होते हो, अगर ढंग से पढ़ो तो मुंह फाड़ो तो कुछ नहीं हो, तो नेट दे सकते हो, एक ऑप्शनल खुला रहता है, उसमें प्रोफेसर बन सकते हो। और प्रोफेसर के पैसे भी अनसर्ड मिलते हैं, अनसर्ड सैलरी रहती है उनकी भी, पैसा टेंशन मत लो। हाँ, पावर चाहिए कि नहीं, हमको तो पावर चाहिए, तो फिर आईएएस बनना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। इसके अलावा क्या दे सकते हो आप, पीएससी दे सकते हो। कैसे भैया, पीएससी ये यूपीएससी है, आप किसी भी स्टेट पीएससी दे सकते हो। आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी ना, वेब सीरीज में क्या होता है कि वो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन संदीप भैया को पहचानते हो, हाँ वही वेब सीरीज वाले, तो वो क्या होता है, उनका यूपीएससी नहीं होता, स्टेट पीएससी निकाल लेते। स्टेट पीएससी में कुछ नहीं, मान लो यूपीएससी वाला कोई व्यक्ति एमपीपीएससी निकालना चाह रहा है, तो उसको एमपीजी के अलग से पढ़ना है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, एथिक्स वेथिक्स सब पढ़ रखा उसने। ये एमपीपीएससी वालों से तो अनसंड पढ़ रखा उसने, अच्छा नॉलेज रहता है, बस एमपीजी के पढ़ना रहता है, एमपीपीएससी निकाल लेता है। तो एक ये बात होती है। तो यूपीएससी करने का एक फायदा ये है कि आप यूपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट जितने भी हैं उन सबके पीएससी भी दे सकते हो, मतलब अच्छे खासे तगड़े तरीके से दे सकते हो, रियलिटी ये है, ठीक है। और नेट भी दे सकते हो, तो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने से नेट खुलता है, और यूपीएससी पढ़ने से आपके अदर पीएससी के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। लेकिन एक नुकसान पीएससी वाला क्या है कि आप अगर पीएससी करते हो, सिर्फ एमपीपीएससी, आप एमपीपीएससी दे सकते हो, अदर स्टेट का नहीं दे सकते। देने में तो सब दे दो, फॉर्म डाल दो, लेकिन पैसे बर्बाद होगा। जब पढ़े एमपीपीएससी, उसका लेवल ये, एमपीपीएससी पढ़ने वाला व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का पीएससी दे तो कुछ नहीं होना जाना है, लेवल ही इतना तगड़ा। एमपीपीएससी का लेवल सबसे कमजोर लेवल है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे अपने यहाँ के टीचर, स्टूडेंट सारे लोग बोलते हैं, तो वो सबसे कमजोर लेवल है। इस वजह से कोई अदर स्टेट का आप निकाल नहीं सकते। अदर स्टेट वाले आके एमपीपीएससी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाकर निकाल ले, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एमपीपीएससी में आपका जो सिलेबस होता है ना, एमपीपीएससी के सिलेबस के बाद बहुत बार व्यक्ति सोचता है एसआई तो बन ही जाऊंगा। एसआई का सिलेबस, एमपीपीएससी का सिलेबस, कांस्टेबल के सिलेबस में धरती आसमान का अंतर होता है। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला कभी ना तो एसआई, ना पटवारी, ना कांस्टेबल इनमें सिलेक्ट हो ही नहीं सकता। इन सब में मैथ मांगते हो, और एमपीपीएससी में मैथ के नाम पर सिर्फ 30 नंबर का मैथ आता है, रियलिटी ये है। तो एमपीपीएससी वाला सिर्फ एमपीपीएससी कर सकता है सिर्फ, लेकिन यूपीएससी वाला यहाँ जा सकता है, यहाँ के अलावा कहाँ कहाँ जा सकता है। आगे बात समझ में, ये बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट। जिसके बाद में एग्जाम का कैलेंडर, एमपीपीएससी का आज तक बता दो कि जो डेट आ गई उस डेट को एग्जाम हुआ हो तो मैं नाम पलट दूंगा तुम्हारा, ठीक है। एमपीपीएससी का आज तक कभी अपने टाइम पे एग्जाम नहीं हुआ, बहुत बार तो 0 ईयर हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। लेकिन यूपीएससी का अगर उन्होंने डेट दे दी कि इस डेट को ये कैलेंडर है, बिल्कुल होगी तो होगी। यूपीएससी नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो उसमें कोई ढील पोल नहीं होती, उसका बिल्कुल सटीक एग्जाम होता है। तो एक वहाँ से व्यक्ति सिक्योर रहता है यूपीएससी के मामले में। एमपीपीएससी के मामले में आए तो आए, वैकेंसी नहीं तो नहीं आए, फर्जी वार्डन धरा जाए, केस में चल रहे केस चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, ये इधर की साइड एक नुकसान है, लेकिन इधर की साइड क्या हो जाता है, एक फायदा हो जाता है कि इधर सब कुछ व्यवस्थित चलता रहता है, नेशनल लेवल का सिस्टम है। इसके अलावा बात करें सिलेबस चेंज होने की, एमपीपीएससी में ये बहुत होता कि हर 4 से 5 साल में एक बार सिलेबस चेंज हो ही रहा है। कितने साल में, 4 से 5 साल में। पिछले 2 पैटर्न उठा के देख लो, 4 से 5 साल के बीच में सिलेबस चेंज हुआ है एमपीपीएससी का, रियलिटी ये देख लेना, भले नहीं विश्वास हो तो, पिछले वीडियो में बताया मैंने। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस जो है एक स्टेबल सिलेबस है, बहुत लॉन्ग टाइम में चेंज होता है, ठीक है। हर कभी चेंज नहीं होता। उनने हम तो सुबह सिलेबस चेंज करेंगे, बच्चा हटेक में मर गया, उनने सिलेबस चेंज हो गया,
ऐसा नहीं होता है, लेकिन एमपीपीएससी में होता है भाई, होता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है लगभग स्टेबल रहता है, नहीं रहता है। अभी जैसे देखा जाए तो 2025-26 तक शायद चेंज हो जाए, और अब चेंज होगा तो ऑप्शनल आ जाएगा, न माइनस मार्किंग आ जाएगी, इनका ना क्या क्या जाएंगे, तो बच्चे का मन यूँ ही पढ़ाई में नहीं लगे यार। और यहाँ क्या है, यहाँ सारी चीज़ें स्टेबल रहती है, सब सही साथ चलता है। अब बात करें जैसे पैसा की, कि यूपीएससी अगर कोई निकालता है तो कितना पैसा मिलता है, और एमपीपीएससी निकालता है तो कितना पैसा मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो वीडियो बना रखा है इस पर डेडिकेटेड, लेकिन फिर भी बता दूँ कि ओबीसी, और यहाँ पे क्या आता है एससी, और आता है एसटी। अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी वाला अगर पीएससी निकालता है तो उसको कितने मिलते हैं, 75,000। ठीक है, प्री पे अलग, मेन से पे अलग, इंटरव्यू पे अलग, तो तीनों में टुकड़े मिलते हैं। टोटल कितने मिलते हैं, 75,000। ओबीसी वाले को कितने मिलते हैं भैया, 50,000, 50 और इधर 75। लेकिन कोई व्यक्ति ओबीसी वाला यूपीएससी निकालता है, ठीक है, और एससी और एसटी वाला निकालता है, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं, तो ओबीसी वाला अगर निकालेगा तो उसको 1 लाख मिलेंगे ओवरऑल। ऐसा नहीं कि एक बार में, प्री में अलग मिलेंगे, फिर मेंस में अलग, इंटरव्यू पे अलग मिलेंगे। और इनको कितना मिलता है, 1.5 लाख। और इसका डेडिकेटेड वीडियो देखना कि प्री निकालने पे कितने मिले, तो यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का बना रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे और चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है, इतना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये अमाउंट है। अब मैं बात करूँ पावर की, यहाँ फायदे बता रहा हूँ तो नुकसान नहीं बताऊंगा। नहीं तुम कह दो यूपीएससी निकालना इतना आसान है, कहो तो मेरे को मालूम आसान नहीं है, जब भी तो इतने सारे फायदे हैं। आसान होता तो फिर बचे ही क्या था फिर जीवन में। अब तुम तो बिल्कुल दूध ने, दही ने, घी सब एक जैसे नापोगे तो ऐसा थोड़ा नहीं होता भाई, सबका भाव अलग अलग है, सबकी बनाने की मेहनत भी तो अलग है, तो वो चीज़ें होती है। इससे कौन सा अधिकारी बनते हैं, इससे बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, और बनते हैं क्या, डीएसपी। ठीक है, आगे बात समझ में। इससे क्या बनते हैं, इससे बनते हैं आईएएस, और बनते हैं आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस टाइप के अधिकारी बनते हैं। मतलब अपने विभाग के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी बनते हैं। आईएएस से ऊपर क्या है, मतलब एग्जाम के थ्रू जो बने वो सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस आईपीएस बनते, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। अब इनके ऊपर भी बहुत रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनते, वो प्रमोट होकर बनते। फिर डायरेक्ट सबसे बड़ा अधिकारी आईपीएस बन सकता है। लेकिन यहाँ पे डीसी के ऊपर भी कौन रहते हैं, आईएएस वगैरह रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ होती है, यहाँ पे छोटा अधिकारी बनते हो, यहाँ पे बड़ा अधिकारी बनते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी। अब कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको बताओ कि कुछ गलत बताया क्या मैंने। ठीक है, बिल्कुल जो है एग्जैक्ट सटीक जानकारी है। और इसके अलावा जो व्यक्ति कन्फ्यूजन में है वो इससे डिसाइड कर लो कि अपने को पीएससी करना है कि यूपीएससी करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम, सिलेबस, सिक्योरिटी, पैसा कौड़ी, सब चीज़ें एक एक चीज़ें बता दी। अब तुमको दिखे जो करना, बाकी किसी को ये देखना हो कितना अमाउंट कहाँ पे मिलता है तो वो देख सकता है। किसी को अगर डीएसपी डिप्टी कलेक्टर पे देखना है तो इसके बहुत सारे वीडियो बना रखे, मतलब हर चीज़ पे एमपीपीएससी के सिलेबस सब पे वीडियो बना रखे। अब मेरे को कमेंट में ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, बता के जाना। मैं सच में बनाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, सच में बनाऊंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बताना। और किसी व्यक्ति को भी ऐसा लगे कि किसी में डाउट है या फिर पीएससी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, यूपीएससी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो आप बाकायदा कॉल कर सकते हो। कॉल की डिटेल नीचे मिल जाएगी। बाकी इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।